हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके पुराने टॉपिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रियाएं के अगली प्रक्रिया उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रीशन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। उत्सर्जन की प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर में हानिकारक एवं आवश्यक पदार्थों का आना जाना लगा रहता है, जिसमें जो पदार्थ हमारे लिए आवश्यक होते हैं उनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के रूप में हमारा शरीर जो है वो संचय कर लेता है। बाकी जो हानिकारक पदार्थ, जो भी अवशेष पदार्थ बचते हैं, उनका शरीर से निष्कासन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये निष्कासन करने की जो प्रक्रिया है ये उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होती है और ये प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हानिकारक एवं आवश्यक पदार्थों को शरीर से निष्कासित किया जाता है उत्सर्जन कहलाती है। कुछ जंतुओं में जैसे हाइड्रा, अमीबा में वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं, वह शरीर की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जन करते हैं। और केंचुए में वृक्क, नेफ्रीडिया द्वारा, और कीटों में मैलपीघी नलिकाओं द्वारा, समस्त कशेरुकी प्राणियों में वृक्कों अर्थात किडनीज द्वारा उत्सर्जन होता है। तो कोशिकाओं में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो अधिकांशतः जो है हानिकारक होते हैं। जैसे हम खुद देखते हैं कि CO2 गैस जो श्वसन क्रिया द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाली जाती है, इसी प्रकार कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो द्रव के रूप में निकाले जाते हैं। तो इसे बाहर निकालने का कार्य जो है वो विशेष अंगों द्वारा किया जाता है और जिन्हें हम ऐसे अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो मनुष्य में वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग तथा मूत्र रंग जो है वो उत्सर्जी अंग है। और इन सारे अंगों को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जितने भी सजीव हैं सभी के शरीरों में उपापचय क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं, जिसके कारण ही विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों का निर्माण होता है जिन्हें हम उपचय कहते हैं। और इन्हीं निर्मित पदार्थों में से आवश्यक एवं उपयोगी पदार्थों का शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, और जबकि शेष पदार्थ शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं। तो ये अनुपयोगी पदार्थ अधिक समय तक अगर शरीर में संग्रहित रहेंगे तो ये शरीर में विभक्त हो जाएंगे और जिसके कारण दूषित होने के कारण इस शरीर में ये जो है बीमारी फैलाएंगे और जिस कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस कारण ये जितने भी अनुपयोगी उत्सर्जी पदार्थ हैं इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, जिसके लिए हम उत्सर्जी तंत्र का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राणियों में उत्सर्जन। तो प्राणियों में जो उत्सर्जन है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, जानवर हैं, मनुष्य है, तो पक्षी हैं। तो ये जितने भी जिस तरीके के प्राणी हैं उसके हिसाब से उत्सर्जन की क्रियाविधि जो है वैसे ही उत्सर्जन अंग भी प्राणियों में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। सबकी अलग अलग उत्सर्जन की करने की प्रक्रिया है, वैसे ही उत्सर्जन के लिए विशेष विशेष अंग भी विभिन्न विभिन्न प्राणियों में दिए गए हैं। जिसमें अगर हम मानव के उत्सर्जन की बात करें तो मानव का जो उत्सर्जन है उसमें उत्सर्जन का कार्य जो है वो किडनीज के द्वारा किया जाता है, वृक्क जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसमें 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनी अर्थात यूरेटर्स, 1 मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर और 1 यूरेथ्रा पाया जाता है। ये उत्सर्जी अंग ही मिलकर जो है उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। और मनुष्य में ये मुख्यतः वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं, ये लीवर जो है वो उत्सर्जन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। उसके बाद मनुष्य के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने कई सारी चीज़ें देखी। ये सारा एनिमल एक्सक्रीशन के अंतर्गत हमारा जितना भी किडनीज हैं वो सब कार्य करती हैं। ये आपका किडनीज का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे ये किडनी जो है रन करती है, कैसे इसकी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे क्या इसमें प्रोसेस लंबी चलती है, वो सब दिखाया गया है। कैसे किडनी वर्क कर रही है, द वर्क ऑफ द किडनी टू सेपरेट यूरिन फ्रॉम द ब्लड, रक्त में मिली हुई अशुद्धियों को भी दूर करता है, रक्त से
छानकर जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कहते हैं, उसे हम यूरिन कहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में हमारे शरीर से एक्सक्रीट होती है। ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर, जैसा कि अभी मैंने आपको सब बताया पूरा एक एक पार्ट। इसके अलावा भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारी स्किन भी आती है। जैसे हम स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से हमारा अनावश्यक जो जल है बॉडी में, दूषित जल है जिसका यूज़ नहीं है, वो स्किन के माध्यम से निकल जाता है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। इसी तरह लंग्स भी आप देख रहे हैं कि जो एक्सक्रीटिंग CO2 अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए अनुपयुक्त है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह अभी मैंने लीवर के बारे में आपको बताया कि वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो इस तरीके से कई सारे ऑर्गन्स हैं जो शरीर में इस तरीके से कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो पौधों में भी वर्ज्य पदार्थों के उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, लेकिन विभिन्न विधियों द्वारा ये भी उत्सर्जन करते हैं। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं पेड़ों में कि श्वसन क्रिया जब होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो इसमें CO2 स्टोमेटा अर्थात रंध्रों द्वारा निकलती है, और पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जब प्रक्रिया होती है तो जलवाष्प के रूप में रंध्रों से निकलता रहता है जल। और वर्षा ऋतु में भी आप देखिए कि प्रातःकाल में कुछ जो शाकीय पौधे हैं, हर्ब्स हैं, उसमें पत्तियों पर जल की बूंदें हमें दिखाई देती हैं। जब हम सुबह उठकर देखते हैं तो पौधों पे पत्तियों पे जल की बूंदें दिखाई जाती हैं। जैसे अरबी, टमाटर, मक्को आदि के पौधों में अनावश्यक जल और जो मिनरल्स हैं वो रात्रि में पत्तियों के शिराओं से बूंद बूंद के रूप में निकलते हैं। तो इस प्रकार का जो उत्सर्जन होता है उसको हम बिंदु स्त्राव कहते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो जिन्हें हम अक्सर किसी दूसरे रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हम पत्तियों एवं छाल में वो एकत्रित होते रहते हैं, जिसे हम उसका प्रोडक्ट मानते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोंद का पेड़ है, गोंद जो निकलता है वो भी उनका अपशिष्ट पदार्थ है। इसी तरह रबड़ के पौधे से जो रबड़ निकलती है वो भी उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू एक्सक्रीट हैं, जिनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सक्रीशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की, अर्थात सेंसिटिविटी की, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जो है, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवेदी अंग, तो हमें पता है। सेंसिटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंसिटिविटी जो होती है, तो जो भी एनिमल्स हैं वो जहाँ पर भी रहते हैं अपने वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। संवेदनशीलता के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि अपनी संरचना और क्रियाओं में परिवर्तन अर्थात अनुकूलन करना ही संवेदनशीलता कहलाता है। जैसे हम ठंडे और गर्म का अनुभव करते हैं, हाथ में सुई चुभने पर हमें दर्द का अनुभव होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो संवेदनशीलता के अंतर्गत कहलाती हैं। इसी प्रकार जीव जंतुओं को मौसम के प्रभाव जैसे गर्मी एवं बरसात से बचने के लिए छाया तथा सर्दी में धूप में बैठना वातावरण के प्रति जो है वो हमारी संवेदनशीलता कहलाती है। पौधों में भी इसी तरीके से संवेदनशीलता होती है। जैसे छुई मुई की पत्तियों को छूने पर सिमट जाना, तेज़ धूप में छोटे पौधों को मुरझा जाना आदि पौधों में संवेदनशीलता के कारण ही होता है। तो अब हम बात करते हैं संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियों के बारे में, जिसमें मनुष्य के संवेदी अंग और ज्ञानेंद्रियों की हम बात करें तो संवेदी अंग वो कहलाते हैं जिनके द्वारा हम विभेद कर सकते हैं, अर्थात हमें शरीर के भागों का सही तरीके से ज्ञान होता है कि वास्तव में किस अंग के द्वारा किस तरीके का अनुभव हमें प्राप्त होता है। तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं, इन परिवर्तनों का अनुभव विशेष अंगों के द्वारा होता है। उन अंगों को ही हम संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे 5 प्रकार के संवेदी अंग हैं: आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइज़ की। आइस जो है हमारी, ये हमारा शरीर में देखने का कार्य करती है। ये आँखें जो हैं वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग, प्रकाश तथा अंधकार आदि का अनुभव करती हैं, और इनको हम दृश्येंद्रिय भी कहते हैं, विज़न ऑर्गन। मनुष्य की आँख जो है वो कपाल अर्थात खोपड़ी में नेत्र के कोटरों में स्थित होती है। इससे आँखें जो हैं वो सुरक्षित रहती हैं, और बाहर से हमें आँख का केवल 1/5 भाग ही दिखाई देता है। साथ ही साथ इनके बाहरी आवरण से सुरक्षा के लिए पलकें और
बरौनियाँ सहायक होती हैं, जैसा कि हमारे चित्र में दिखाई दे रहा है। तो मनुष्य की आँख में जो है वो एक पारदर्शी उत्तल लेंस भी होता है और इसी लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आँख के अंदर बनता है और उसी चित्र को हम देखते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें आँखें नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा और केंचुआ। और कीटों की आँखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती हैं, इसे हम संयुक्त नेत्र कहते हैं। अब हमारा दूसरा ऑर्गन है नोज़ अर्थात नाक। नाक का हम बात करें तो नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है, स्मेल का अनुभव होता है। इसको हम घ्राणेंद्रिय कहते हैं। मनमोहक फूल, स्वादिष्ट भोजन और इत्र की सुगंध और दुर्गंध को हम नाक के द्वारा ही अनुभव करते हैं। साथ ही साथ कुत्ते और चींटी की जो घ्राण शक्ति है वो बहुत अधिक होती है। अगला हमारा सेंस ऑर्गन है ईयर, कान। कान की हम बात करते हैं। कान को हम श्रवणेंद्रिय कहते हैं। ये शरीर को संतुलन बनाने में तथा सुनने में सहायक होता है। मछली, मेढक, छिपकली और पक्षियों में बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते, जबकि मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, खरगोश, चूहा, हाथी, इनमें मनुष्य की भांति ही कान पाए जाते हैं। मनुष्य के कान के भी जो है वो 3 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य कर्ण, दूसरा होता है मध्य कर्ण, तीसरा होता है आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण जो है वो कार्टिलेज उपास्थि का बना लचीला रोम युक्त बाहरी कान, जिसे हम वास्तविक रूप से बाहर से देख सकते हैं, ये कान हमारा बाह्य कान कहलाता है। इसके अंदर जो हमें गुहा जैसी स्थित संरचना दिखाई दे रही है वो हमारा मध्य कर्ण कहलाता है। इस गुहा में स्थित कर्णपटल झिल्ली होती है और 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। और इसके भी अंदर की जब हम बात करते हैं, जिसे हम आंतरिक कर्ण कहते हैं, ये अस्थियों के अंदर सुरक्षित कोमल भाग होता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि कान का पर्दा होता है बहुत ही कोमल, वो फट जाएगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। तो बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हैं और आंतरिक कर्ण तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और आंतरिक कर्ण से संबंध श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है। तो क्या हमें सुनाई दे रहा है, इसकी पहचान हमारा मस्तिष्क करता है। ये सुनने का कार्य करता है और शरीर में बैलेंस बनाने का भी कार्य होता है। अगला हमारा सेंस ऑर्गन है टंग, जीभ। जीभ जो है इसे हम स्वादेंद्रिय भी कहते हैं। ये मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, कसैला आदि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। स्वाद संबंधी संवेदना जीभ के अलग अलग भागों में स्थित स्वाद कलिकाओं से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जीभ बोलने, भोजन और लार को मिलाने का कार्य करती है। अगला हमारा सेंस ऑर्गन जो है वो है स्किन, त्वचा। त्वचा जो है इसे हम स्पर्शेंद्रिय कहते हैं, टच ऑर्गन। इसके द्वारा भी हम ठंडे, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना और खुरदरे आदि का अनुभव करते हैं। और नेत्रहीन व्यक्ति भी छूकर अक्षरों की पहचान कर लेते हैं, जिसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं, अर्थात ब्रेल लिपि पद्धति। तो ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके माध्यम से हम चीज़ों को अनुभव करते हैं और उसको हम एहसास करके उसके प्रति ज्ञान का अनुभव करते हैं।